हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर में फार्माकोथेरापेutiक्स में। इससे पहली वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कंप्लीट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सारी दोनों डिसीज़ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में डायबिटीज़ के बारे में और थायराइड डिसीज़ के बारे में, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म। इनकी हम बताएंगे कैसे ये फैलती हैं, कैसे ये कॉज होती हैं। ये दोनों बीमारी के हम सिम्टम्स बताएंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना मेडिसिन के कैसे सही हो सकती हैं और मेडिसिन कौन कौन सी ली जाती हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम हम पूरा पढ़ने वाले हैं। पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगी, ये गारंटी के साथ कहती हूँ। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका आंसर ज़रूर दूँगी। तो ये नया सब्जेक्ट है फार्माकोथेरापेutiक्स, तो आपको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ से। सबसे पहले डायबिटीज़ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो, डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मतलब मेटाबॉलिज्म में हमारे जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो उसमें ब्लड का जो यूरिन होती है उसमें शुगर प्रेजेंट रहती है, तो वही हमारी यूरिन में आ जाती है जब हम मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो वही है कि एक तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्सन होता है उसमें जो ब्लड होता है, ब्लड में शुगर की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। उसी कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज और ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड में वो बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। उसी को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। फिर हम बात करते हैं ये कितनी तरीके की होती हैं। ये दो तरीके की होती हैं। पहली टाइप 1 और टाइप 2। पहली है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, इसको हम IDDM कहते हैं शॉर्ट में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जुबलाइन डायबिटीज़, इसको हम जुबलाइन डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही इस तरीके से वर्क करने लगता है कि हमारी बीटा सेल्स जो होती हैं हमारे पैनक्रियास में वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब जब बीटा सेल्स हमारे पैनक्रियास में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो हमें बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो हमारे जो सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एक चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे, शायद उसको आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए, इसमें क्या है, ये मैंने थोड़ा बनाने की कोशिश की है। ये स्टमक है, जैसे हमारे स्टमक के जस्ट नीचे हमारी पैनक्रियास होती है, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम इसको, जैसे हमने इसका थोड़ा सा पार्ट ले लो इस तरीके से, वो हमने अगर जूम करके देखा तो उसमें क्या होता है, हमारी पैनक्रियास में कुछ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं इस स्ट्रक्चर को, जिसमें कुछ अल्फ़ा सेल्स होती हैं, कुछ बीटा सेल्स होती हैं। जो अल्फ़ा सेल्स होती हैं वो ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस करती हैं जो हमारे शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं, और हमारी जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है? देखो, बीटा सेल्स का काम है कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करें। इंसुलिन का काम होता है जो भी हमारा ग्लूकोज है, हमारे ब्लड में जितना भी शुगर आया है, कोई भी हमने कुछ भी खाया है उसमें शुगर है, तो उस शुगर को क्या करें, स्टोर करें। स्टोर करने के साथ ही साथ उसको अलग अलग टिश्यू में पहुंचाएं हमारी बॉडी में, जैसे लिवर को पहुंचाएं, इंटेस्टाइन, मतलब जिसको ज़रूरत है एनर्जी की, तो स्टोर कर लेती हैं ये। और इसकी अब जैसे ब्लड है, ब्लड बह रहा है, ब्लड में से अगर इंसुलिन ने वो ले लिया, शुगर ले लिया इंसुलिन ने, ये इंसुलिन है, इंसुलिन ने ये शुगर अपने पास रख लिया, तो ब्लड में क्या हो गया, ख़त्म हो जाएगी, कमी हो जाएगी ब्लड में। तो अब अगर ये जा ही नहीं रहा, अब इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा, बीटा सेल्स इंसुलिन बना ही नहीं रहा, वो ख़राब ही हो गया, जैसे मशीन है, अब वो चीज़ ख़राब ही हो रही, तो इसमें ये बढ़ता चला जाएगा। जब ये बढ़ता चला जाएगा, ग्लूकोज हमारे ब्लड में ये बह रहा है, ब्लड इसमें ग्लूकोज है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। ये काम होता है। अब जैसे बीटा सेल्स ख़राब हो गई, अब बची क्या, अल्फ़ा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स अब ग्लाइकोजन प्रोड्यूस ही करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, तो ब्लड में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा शुगर। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज़ मेलाइटस। अब हम इसे पढ़ते हैं। अ क्रोनिक कंडीशन इन विच द पैनक्रियास प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रही है हमारी पैनक्रियास। फिर हम देखते हैं एब्सोल्यूट
इम्यून इंसुलिन डिफिशियंसी, जिसकी वजह से इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है और हमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 में है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसको हम मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो रास्ता हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, सभी को पता है, तभी डायबिटीज़ होती है। डिक्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है जिसकी वजह से हमें हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट्स लिए जाते हैं। अब हाइपो का मतलब कम, जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकें, तो वो एजेंट्स हम लेते हैं। ये जो डायबिटीज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ये 90% केसेस देखे जाते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट वाले। अब इसकी इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ते हैं। इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब है कि किस तरीके से हमें ये होती है, इसका क्या क्या कारण होता है। अब इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं है, इंसुलिन लैग कर गया। क्यों लैग कर गया? डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ, खर्च ही नहीं हुआ ग्लूकोज, और अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं होगा, नहीं बन रहा है, तो क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो हमारे मसल्स तक नहीं पहुंचेगा, फैट मॉलिक्यूल्स तक नहीं पहुंचेगा, लिवर तक भी नहीं पहुंचेगा। एक कंडीशन ये होती है जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है लिवर का, जो मेटाबॉलिज्म में, मतलब लिवर का ही तो मेन होता है। अगर लिवर ही हमारे किसी भी चीज़ का मेटाबॉलिज्म करता है तो वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, कम हो जाएगा। अब जब वो प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया। अब जब हमें हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा तो दो कंडीशन बनती हैं। हमें धुंधला धुंधला दिखने लगेगा, मतलब ब्लड विज़न हो जाएगा। हमें यूरिन बार बार आएगी, इंक्रीज यूरिनेशन होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी। जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो हमें वीकनेस होगी, हेडेक होगा और हमें जो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। ये कंडीशन एक ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी क्या होगी? इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट, फैट का ब्रेकडाउन बहुत जल्दी जल्दी होगा अगर इंसुलिन लैग करेगा हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स बन जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा फैटी एसिड बन जाएंगे तो बहुत सारी कीटोन बॉडी भी बन जाएंगी। कीटोन बॉडी क्या होती है? वाटर सॉल्युबल कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में बन जाएंगे, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगेगी, जी मितलाएगा हमारा, बहुत ज़्यादा नौजिया होगी। जब ये दोनों चीज़ें होगी तो हमारे स्टमक में या ब्लड में बहुत ज़्यादा एसिडोसिस होगा, मतलब एसिड बनेगा हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा। फिर जब एसिड बनेगा जिसकी वजह से हमें एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग भी आएंगी, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन है वो रेट बढ़ जाएगी। तो एक ये कंडीशन होती है टाइप 1 की। अब हम पढ़ते हैं टाइप 2 की, मतलब क्या क्या कंडीशन होती हैं। अब टाइप 2 के बारे में देखते हैं। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा तो 4 कंडीशन होती हैं। ब्रेकडाउन ऑफ फैट इन सेल्स, सेल्स में फैट का ब्रेकडाउन होने लगेगा। फ्री फैटी एसिड्स टू लिवर, और जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारे लीवर तक पहुंचेंगे। कीटोन बॉडीज़ बन जाएंगी जिसकी वजह से, और जो कीटोन बॉडी हैं वो हमारी यूरिन में आने लगेंगी, जिसकी वजह से हमारे यूरिन में, ब्लड में एसिडोसिस बन जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। अब जो ग्लाइकोजन हमारी अल्फ़ा सेल्स दे रही थी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर ग्लाइसीमिया, क्योंकि बीटा सेल्स तो डिस्ट्रॉय हो गई थी, बची थी अल्फ़ा सेल्स, तो वो ग्लूकोज बनाएंगी। फिर हमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से भी एसिडोसिस हो जाएगा, एसिड हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बनने लगेगा। तीसरी कंडीशन क्या होती? डिक्रीज यूज़ ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, उसका यूज़ हो नहीं रहा है कुछ भी, तो ये की हो जाएगा। दूसरा प्रोटीन ब्रेकडाउन। अब जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में है तो प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज, और प्रोटीन भी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बना रही हैं। ठीक है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड में हो जाएगा, तो हर तरीके से हमारे बॉडी में बन क्या रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। जब बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड में ग्लूकोज आ जाता है, इसी वजह से हमारा शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसी कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जैसे अगर हमें डायबिटीज़ हो गई
फिर हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे उस डायबिटीज़ के। तो एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है, थ्रस्ट। यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। फैटिग्यू, मतलब बहुत ज़्यादा थकान होगी। वेट लॉस, वजन कम हो जाएगा। ब्लड विज़न, मतलब धुंधला धुंधला दिखेगा। तो ये कंडीशन होती है अगर आपको डायबिटीज़ हो जाएगी तब। अब हम पढ़ते हैं कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होगा, मतलब क्या कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं अगर हमें डायबिटीज़ हो जाती है। मेटफॉर्मिन दी जाती है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर दिया जाता है। अमाइलम एनालॉग्स दिए जाते हैं। GLP-1 दिया जाता है। ग्लाइकोजन लाइक प्रोटीन दी जाती हैं। ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। उसके साथ साथ कुछ एडवाइस भी देता है कि आपको नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स खाने चाहिए, मतलब जिसमें मिठास तो हो लेकिन कोई भी न्यूट्रिशन ना हो। नो कैलोरी डाइट लेनी चाहिए। विटामिन्स लेने चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। आई होप आपको डायबिटीज़ समझ में, अगर डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो। अब हम पढ़ते हैं सेकंड हमारी बीमारी थी थायराइड डिसऑर्डर। अब हम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, थायराइड के बारे में। सबसे फर्स्ट था हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, हाइपो का मतलब होता है कम। हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में नेक के पास में होता है, पीछे नेक के पीछे होता है थायराइड ग्लैंड। जब उसकी जो हार्मोन है वो कम सिक्रीट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इट इज़ एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ये एक तरीके का एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। अब एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम, देखो सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानो। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि अपने हार्मोन रिलीज़ करते हैं डायरेक्ट हमारे ब्लड में। जब कोई भी सिस्टम अगर डायरेक्ट हमारे ब्लड में हार्मोन रिलीज़ करता है तो हमें ब्लड के दौरान ही तुम्हारे पास पहुँचेगा, तो उसी में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। दैट डिक्रीज द लेवल ऑफ द थायराइड हार्मोन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। फिर कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म। मतलब जो हमें जन्म से ही अगर हमें थायराइड है तो उसको क्रिटिनिज्म डिजीज़ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म किस किस वजह से हमें हो सकता है। या तो पेशेंट को पहले से ही हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस होता है, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से अटैक करता है हमारी हेल्दी टिश्यू पे, मतलब ऑटोमेटिक ही अपने अपने ही बॉडी की सेल्स को किल कर रहा है, तो उसको ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडाइटिस कहते हैं। अगर किसी भी पर्सन को पहले से कोई हेड या नेक का कैंसर है तो अगर उसने कोई भी रेडिएशन थेरेपी कराई है उस कैंसर को ट्रीटमेंट कराने के लिए तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर किसी की मेडिसिन चल रही है जिसमें लिथियम और आयोडीन कंपाउंड है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। और आयोडीन डिफिशियंसी है, अगर किसी को गोइटर है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब अगर हमारी बॉडी में थायराइड हो गया, हाइपोथायराइड हो गया, थायराइड की कमी हो गई तो हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे। पहला, हमारे हेयर लॉस हो जाएंगे, मतलब बाल गिरेंगे। ड्राई स्किन ड्राई ड्राई रहेगी। थकान बहुत ज़्यादा महसूस होगी, ठीक है। उसके साथ साथ हॉर्सीनेस वॉइस, मतलब जो हमारी आवाज़ है वो बहुत ही अजीब सी आएगी, मतलब नॉर्मल नहीं आएगी। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वुमेन्स की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन रहेगा। फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस, मतलब चेहरे को कहते हैं ना कि चेहरा थोड़ा उतर से जाता है, मतलब चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा, इम्प्रेशन उसका अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल हाइपोथायरॉयडिज्म मैनेजमेंट। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको कौन कौन से, मतलब घर के जो नॉर्मली हम डॉक्टर बताते हैं कि आपको ये मत खाओ वो मत खाओ, ये सारी चीज़ें। तो हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। बूस्ट एनर्जी लेवल बाय थायराइड हार्मोन, हमें अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ानी चाहिए थायराइड हार्मोन को सही करके। 45 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज एंड योगा, हमें 45 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा भी करनी चाहिए। अच्छी डाइट लेना चाहिए। विटामिन ए नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, और हमें ऐसी सब्सटेंस खाने चाहिए, ऐसे फल, ऐसी सब चीज़ें खानी चाहिए जिसमें विटामिन ए हो, जो हमारी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन है वो अच्छे से वर्क करने लगे। इसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है जिसमें एक मेडिसिन दी जाती है
लीवोथायरॉक्सिन, जिसमें लीवोक्सिल्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। आई होप आपको हाइपोथायरॉयडिज्म समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म, इसकी डेफिनेशन देते हैं। इट इज अकर एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज थायराइड हार्मोन इन मैनिफेस्टेड बाय इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इज ए प्रोडक्शन ऑफ टू मच थायरॉक्सिन हार्मोन। हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। एराज थायरोटॉक्सिसोसिस कंडीशन, मतलब हमारे जो थायराइड हार्मोन है उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उस कंडीशन को भी हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम देखते हैं कि जो हमारा हाइपरथायरॉयड है वो किस कंडीशन में, मतलब किस वजह से फैलता है। इडियोपैथोजेनेसिस के बारे में, अगर आपको पहले से कोई इन्फेक्शन है तो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। कोई इमोशनल शॉक, मतलब लगा हो किसी को बहुत ज़्यादा इमोशनली, कोई अनहेल्दी हो, अगर आपका इमोशनल की वजह से होता है तो मतलब हमारे जो सारे इमोशंस हैं वो हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल किए होता है। अब हाइपोथैलेमस के अलावा जो हमारे जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं, तो पिट्यूटरी क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। या फिर आपको थायरोडाइटिस हो, इस वजह से भी हो सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम ही वर्क नहीं कर रहा हो अच्छे से, अगर आपको गोइटर हो पहले से ही। एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, अगर आपने पहले से ही कहीं थायराइड हार्मोन लिया है, ज़्यादा ले लिया है, इंजेक्शन वगैरह ज़्यादा ले लिए हैं, तो उसकी वजह से थायराइड हो सकता है। आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर आप आयोडीन बहुत ज़्यादा ले लिए, इनटेक करी है, तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपको ग्रेव से डिजीज़ है जिसकी वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकती है। अब देखते हैं कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होगी तो आपको बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे उससे रिलेटेड। पहला है इरिटेबिलिटी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, नर्वसनेस रहेगी बहुत ज़्यादा, मतलब थकान सी लगेगी। इनकेस एपेटाइट, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आप वेट गेन करोगे, आप मोटे होने लगोगे। फ्रैक्चर में भी प्रेजेंट, मतलब आपकी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर होने लगेंगी। इंक्रीज पल्स रेट, आपकी पल्स रेट हमेशा बढ़ी हुई रहेगी। अब हम पढ़ते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। नॉन फार्माकोलॉजिकल में वेट लॉस सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अगर आपका इंक्रीज वेट हो गया तो उसको कम करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स खाने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फूड जैसे कि मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, जो जितने भी डेयरी पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, दूध, दही, मट्ठा, ये सारी चीज़ें। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में मैथिमाजॉल लेते हैं टैबलेट, प्रोपाइलीथियूरासिल लेते हैं, कार्बिमाजॉल लेते हैं, ये मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर एग्ज़ाम में अगर कुछ भी आता है ना, तो आप हेडिंग डाल के अगर 2-4 पॉइंट लिख दोगे ना, तो आपको ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।